हाँ देखिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। रेखा छिद्र मतलब स्लिट कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लिट। रेखा छिद्र ये प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला सबसे पहला प्रैक्टिकल है, जिससे अपन प्रैक्टिकली ये कह सकें कि प्रकाश का व्यतिकरण होता है। यंग नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले किया था, इसीलिए इसका नाम है यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। अब इस प्रयोग को समझने से पहले हम ये जान लें कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, क्योंकि व्यतिकरण प्रकाश का हो इसके लिए ये सबसे परम आवश्यक चीज़ जो है वो क्या है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होने जरूरी है। अब क्या होते हैं कला संबद्ध प्रकाश स्रोत? तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत वो होते हैं कि यदि दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहे, नियत। कलांतर कैसा होना चाहिए, नियत। अगर दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं तो उनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यानी शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, ऐसे दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए ये नियत कलांतर होना परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर कलांतर समय के साथ बदलता रहा, नियत नहीं रहा, तो एक ही बिंदु पर संपोषी और विनाशी, जो मैंने पहले तुमको बताए थे दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, तो एक ही बिंदु पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की घटना होगी, और वो इतनी शीघ्रता से होगी तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि कब प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त हुई या कब तीव्रता मिनिमम हुई। और जब मैक्सिमम मिनिमम तीव्रता हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, संपोषी या विनाशी व्यतिकरण को अलग अलग देख नहीं पाएंगे, तो हम कह ही नहीं सकते कि प्रकाश का व्यतिकरण हुआ है। क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण एक्चुअल में होता क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण होता क्या है, दो तरंगों के अध्यारोपण से तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। यानी कि या तो मैक्सिमम तीव्रता किसी बिंदु पर मिलती है, अन्य किसी बिंदु पर मिनिमम होती है। तो कहीं तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं कम हो जाती है। ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। तो पुनर्वितरण दिखना चाहिए, और दिखने के लिए कलांतर समय के साथ क्या होना चाहिए, नियत। क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, इससे पिछली क्लास में मैंने तुमको गणितीय विश्लेषण में बताया था कि अगर समान कला है, कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है, तो संपोषी व्यतिकरण होता है। और यदि कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई है, विपरीत कला में है, तो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। लेकिन अगर कलांतर समय के साथ बदलता रहा तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर कभी 2 पाई और कभी पाई और कभी 3 पाई और कभी 4 पाई, तो एक ही बिंदु पर मैक्सिमम मिनिमम जब दिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि व्यतिकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि समझने के लिए हमें व्यतिकरण दिखना तो चाहिए, घटना ऑब्जर्व होना तो जरूरी है, तभी तो कहेंगे व्यतिकरण हुआ। जब ऑब्जर्व ही नहीं होगी तो कैसे कहेंगे व्यतिकरण हुआ। तो घटना को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे परम आवश्यक चीज़ क्या है, कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और नियत कलांतर वाले प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। अब ये कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हमने दो अलग अलग स्रोत ले लीजिए, मान लीजिए 2 बल्ब ले लिए या 2 ट्यूबलाइट ले ली, तो वो कभी भी कला संबद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में से प्रकाश के उत्सर्जन का जो कारण है वो क्या है, प्रकाश उत्सर्जन क्यों होता है? क्योंकि जिस तत्व में विद्युत धारा एलिमेंट में अपन प्रवाहित कर रहे हैं, उसके करोड़ों परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में जब लौटते हैं
तब प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन। और ये जो लौटने की प्रक्रिया है वो प्रायिकता पे डिपेंड होती है, यानी कि पूर्ण से स्वतंत्र है। कब कौन सा परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटेगा, ये पूर्णतया क्या होता है, अनिश्चित। इसलिए किस बल्ब के तंतु के किस परमाणु से कब प्रकाश उत्सर्जन होगा, ये टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट, यादृक्ष रूप से है, स्वतंत्र होता है। इसलिए दो अलग अलग स्रोत कभी भी क्या नहीं हो सकते, कला संबद्ध नहीं हो सकते। उनमें कलांतर समय के साथ परिवर्तित होगा। और अगर दो स्रोत हमने अलग अलग ले लिए तो कलांतर समय के साथ नियत होगा नहीं, और नियत नहीं रहेगा तो क्या होगा, व्यतिकरण की जो घटना हम देखना चाहते हैं वो दिखाई देगी ही नहीं। उस घटना को हम किसी भी रूप में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे हम? तो उसका एक तरीका है कि एक ही स्रोत से क्या बना लिए जाएं, दो स्रोत। एक ही स्रोत से, एक स्रोत से दो स्रोत प्राप्त कर लिए जाएं तो वो कला संबद्ध हो सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे वो? जैसे एक स्रोत के सामने हमने ऐसा कोई गत्ता रख दिया, इसमें दो छिद्र हैं, दोनों छिद्रों से प्रकाश बाहर निकलेगा तो वो दोनों छिद्र क्या बन जाएंगे, दो नए प्रकाश स्रोत। जैसा कि हाइगेंस नियम में तुमने पढ़ा है कि दिए गए तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत का कार्य करता है। तो एक स्रोत से दो नहीं, कितने भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें व्यतिकरण के लिए केवल दो ही चाहिए, तो दो छिद्र ले लें तो दो स्रोत हमें बन सकते हैं। तो एक स्रोत से दो स्रोत बना लिए जाएं तो वो कैसे होंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे। और ऐसे स्रोतों के उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा। और नियत कलांतर वाली तरंगों के मध्य ही व्यतिकरण की घटना ऑब्जर्व हो सकती है। तो समझ के कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या है, ऐसे दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है, क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। अब जो यंग का प्रयोग है उसका नाम भी ये है द्विरेखा छिद्र, द्विस्लिट। तो स्लिट का मतलब वही ये रेखा छिद्र है। वो रेखा छिद्र इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमें क्या प्राप्त करने हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, जो कि व्यतिकरण के लिए अति आवश्यक हैं। अगर ये स्रोत नहीं होंगे तो व्यतिकरण की घटना भी ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इसीलिए हमने क्या प्राप्त किए हैं, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। तो यंग के प्रयोग में होता क्या है, उस प्रैक्टिकली अरेंजमेंट को पहले समझिए। तो चित्र देखिए बोर्ड पर, इसमें हमारा एक ये प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी। एक वर्णी क्यों लिया हमने, एक वर्णी का मतलब एक रंग का, क्योंकि जो हमने पहले इस डेफिनेशन लिखी थी व्यतिकरण की, कि व्यतिकरण कौन सी तरंगों के बीच में होगा, जिनकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य क्या हो, समान। आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य क्या हो, समान हो। और ये चूंकि अपन जानते हैं तरंगदैर्घ्य का शो करते हैं लैम्डा से। अगर लाल, पीला, हरा, बैंगनी, नीला ऐसे अलग अलग प्रकाश स्रोत लिए तो सबकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगी। यानी मान लीजिए तुमने एक स्रोत लाल प्रकाश का ले लिया और एक स्रोत ले लिया पीले प्रकाश का, तो दोनों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण उनमें कभी भी व्यतिकरण की घटना नहीं होगी, यानी व्यतिकरण दिखाई नहीं देगा। तो एक ही प्रकार के स्रोत लेने, यानी दोनों पीले हों या दोनों लाल हो या दोनों हरे हो। अब चूंकि हमने एक ही स्रोत से दो स्रोत बनाने हैं तो वो स्रोत भी कैसा होना चाहिए, एक वर्णी, एक रंग का। श्वेत प्रकाश वाला नहीं लेना है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग शामिल होते हैं और 7 रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, तो उनका कभी अध्यारोपण ही नहीं हो पाएगा। और जब अध्यारोपण ही नहीं होगा तो व्यतिकरण नहीं होगा, ऊर्जा का कोई पुनर्वितरण नहीं होगा। इसलिए प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, एक वर्णी। एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश, जिससे कि तरंगदैर्घ्य क्या रहे, नियत, आवृत्ति क्या रहे, नियत, और कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए ताकि कलांतर समय के साथ क्या हो, नियत। तो यंग के प्रयोग में ये क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत हो सकता है ये भी
खड़ा हुआ स्रोत है एक ट्यूबलाइट की तरह, एक वर्णी रेखीय प्रकाश स्रोत। इसके सामने कुछ दूरी पर ये हमने कागज़ का गत्ता लगा दिया है, आयताकार गत्ता है पूरा इस तरह से। चित्र में केवल ये लाइन दिख रही है, लेकिन ऐसे गत्ता होता है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, इसलिए इसका डायग्राम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते। तो ये कागज़ का एक आयताकार गत्ता रखा हुआ है स्रोत के सामने कुछ दूरी पर। इस गत्ते में स्रोत से समान दूरी पर, यहाँ से ये डिस्टेंस समान और ये डिस्टेंस भी समान, तो स्रोत से समान दूरी पर दो हमने गत्ते में क्या कर दिए हैं, रेखा छिद्र खड़े हुए। रेखा का मतलब रेखा की तरह इस तरह छिद्र हैं, इस तरह के छिद्र हैं, गोल छिद्र नहीं है, बिंदु जैसे रेखा छिद्र खड़े हुए कर सकते हैं। ऐसे गत्ते में दो छिद्र बना दीजिए, तो ऐसे रेखा छिद्र हैं दोनों, ये एक S1 और दूसरा S2, ठीक है। तो गत्ते में दो हमने स्रोत से समान दूरी पर दो रेखा छिद्र बना दिए हैं। इन रेखा छिद्र को ही क्या बोलते हैं हम, द्विस्लिट। डबल है इसलिए द्वि, स्लिट मानी रेखा छिद्र। अब इस गत्ते से थोड़ी दूरी पर क्या व्यवस्थित किया है, पर्दा। पर्दे का मतलब पर्दा कोई दीवार भी हो सकती है जहाँ हम उस घटना को देखेंगे, यानी प्रकाश के व्यतिकरण को देखेंगे, जहाँ उसका नाम क्या है, पर्दा। पर्दे का मतलब ये कोई नहीं खिड़की दरवाजे पे लगा हुआ पर्दा। पर्दा मतलब जहाँ हम देखेंगे। ये बोर्ड भी पर्दा हो सकता है, दीवार भी पर्दा हो सकती है। तो जहाँ हम प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को ऑब्जर्व करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पर्दा। तो ये पर्दा है। तो प्रायोगिक व्यवस्था में क्या है, एक वर्णी रेखीय प्रकाश स्रोत, इसके सामने कुछ दूरी पर एक कागज़ का गत्ता जिसमें स्रोत से समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 और S2, और इससे कुछ दूरी पर क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। अब कैसे घटना को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही हम इस एक वर्णी रेखीय प्रकाश स्रोत को प्रकाशित करेंगे, क्या करेंगे, एक वर्णी रेखीय प्रकाश स्रोत को जैसे ही क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे, तो इन दोनों से दो नए स्रोत प्राप्त होंगे, क्योंकि इससे उत्सर्जित तरंगाग्र, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ये चित्र में, ये बेलनाकार का एक भाग है। ये तरंगाग्र जब गत्ते पर आपतित होगा तो उस रेखा छिद्र के, दो रेखा छिद्रों के द्वारा तरंगाग्र का विभाजन होगा। तरंगाग्र का क्या होगा, विभाजन। यानी इस तरंगाग्र का एक बिंदु इसमें होके निकलेगा और एक बिंदु इसमें, तो दो क्या बन जाएंगे, नए स्रोत बन जाएंगे। S1 और S2 क्या हो गए, दो नए प्रकाश स्रोत। तो दोनों स्रोत कैसे होंगे, कला संबद्ध होंगे, क्योंकि एक ही स्रोत से दोनों स्रोत प्राप्त हुए हैं और एक ही स्रोत से दोनों प्राप्त होंगे, तो उनके मध्य कलांतर समय के साथ क्या होगा, नियत होगा। और नियत कलांतर वाले स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो ये S1 और S2 दोनों दो कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, और इनसे उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें पर्दे पर क्या दिखाई देगा, इस तरह का पर्दे पर प्रारूप हमें दिखाई देगा, जो मैंने बोर्ड पे यहाँ बनाया हुआ है। ये पर्दे पर दिखाई देने वाला व्यतिकरण प्रारूप, इसको अपन कह सकते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें इस पर्दे पर, इस तरह की पट्टिकाएँ दिखाई देंगी, कुछ मैक्सिमम तीव्रता की होंगी, यानी कि चमकीली, जहाँ प्रकाश होगा, लाइट होगा, उजाला होगा, उसको अपन कहेंगे दीप्त फ्रिंज। फिर उसके बाद अल्टरनेट में क्या होगा, अंधेरा। ये जो काली पट्टी है, ब्लैक बोर्ड काला है, अंधेरा है, यानी यहाँ प्रकाश नहीं है। उसके बाद फिर प्रकाश होगा, फिर प्रकाश नहीं है, फिर प्रकाश, फिर नहीं है, यानी कि अल्टरनेट एकांतर क्रम में एक मैक्सिमम तीव्रता की पट्टी, एक मिनिमम तीव्रता की पट्टी, फिर मैक्सिमम तीव्रता की, फिर मिनिमम तीव्रता की, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह से। तो एकांतर क्रम में हमें दिखाई देंगी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता की पट्टिकाएँ दिखाई देंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे,
इन पट्टिकाओं को हम बोलेंगे व्यतिकरण फ्रिंजें। क्या बोलेंगे इनको? व्यतिकरण फ्रिंज। जो मैक्सिमम तीव्रता की होगी उसको हम बोलेंगे दीप्त या प्रदीप्त भी कह सकते हैं। ज़्यादा उजाला वाली, चमकदार, शाइनिंग वाली जो दिखेगी मैक्सिमम तीव्रता की, उसको बोलेंगे दीप्त या प्रदीप्त भी कह सकते हैं। और जो मिनिमम तीव्रता की होगी, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा, ये मिनिमम तीव्रता किस चीज़ का संकेत है? विनाशी व्यतिकरण का। उस दिन मैंने तुमको पढ़ाया था विनाशी में क्या होता है, आयाम और तीव्रता मिनिमम हो जाते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण का संकेत ये मिनिमम, इनको क्या बोलेंगे? अदीप्त फ्रिंज। और जो चमकीली है मैक्सिमम तीव्रता की, वो किसका संकेत है? संपोषी व्यतिकरण का। तो संपोषी व्यतिकरण जहाँ हुआ वहाँ मैक्सिमम तीव्रता, और मैक्सिमम तीव्रता वाली फ्रिंज को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त फ्रिंज बोलेंगे। तो पर्दे पर हमें इस तरह से एकांतर क्रम में अदीप्त और प्रदीप्त फ्रिंजें दिखाई देंगी। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे यंग के जो दीर्घरेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त हुई थी हमें। पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, और इस प्रयोग में जो हमें व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त हुई थी, मैंने उसका प्रतिरूप आप लोगों को बताया था। उसमें एक चमकीली यानी कि मैक्सिमम तीव्रता की, फिर एक मिनिमम तीव्रता की, फिर मैक्सिमम तीव्रता की, फिर मिनिमम तीव्रता की, फिर मैक्सिमम तीव्रता की, इस तरह की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। मैक्सिमम तीव्रता की फ्रिंज को हम क्या कहते हैं? दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और मिनिमम को अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। ये क्रमागत हो गई, पहली दीप्त फ्रिंज, अगली दीप्त फ्रिंज, और इनके बीच में क्या है? अदीप्त फ्रिंज। तो दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसी तरह से दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी यानी कि ये क्या कहलाएगी? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब इस चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो यंग का जो प्रयोग हमने पढ़ा था, उस प्रयोग में द्विरेखा छिद्र प्रयोग हमने पढ़ा। उस प्रयोग में दो रेखा छिद्र होते हैं, S1 और S2, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। दो रेखा छिद्र हो गए S1 और S2। इन दोनों रेखा छिद्र, जिनको कि अपन कला संबद्ध प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग में लेते हैं, उनके बीच की दूरी मान लो कितनी है? स्मॉल d। कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d। और इन स्रोतों से जो पर्दा, जहाँ अपन व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, उसकी दूरी कितनी हो गई? कैपिटल D। ठीक है। तो स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d, और स्रोतों से पर्दे की दूरी कैपिटल D। ये पर्दे का केंद्रीय बिंदु है। केंद्रीय मतलब इनका मिड पॉइंट से जो सीधा सामने है, उसे हम बोलेंगे केंद्रीय बिंदु। अब इन दोनों स्रोतों से, दोनों कला संबद्ध स्रोत हैं, इनसे उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण के कारण ही संपोषी व्यतिकरण के फलस्वरूप दीप्त और विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप अदीप्त फ्रिंज बनती है। अब यहाँ अपन फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से इस P बिंदु पर क्या बनता है? एक फ्रिंज बनती है। कोई सी भी फ्रिंज बन सकती है। इसको हम P बिंदु या A बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ S1 से और S2 से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से A बिंदु पर क्या बन रही है? कोई फ्रिंज, कोई सी भी हो सकती है, अदीप्त या दीप्त। इसकी केंद्रीय बिंदु से डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है? xn।
एन भी फ्रिंज के लिए है इसलिए एक्स एन मान लिया। ठीक है, एक्स एन इसके लिए मान लिया हमने। ये कैपिटल डी है, इन दोनों स्रोतों से एक एक लंब इस पर डाल दिया हमने, S1 से और S2 से पर्दे पर क्या डाल दिया, एक लंब। इनका नाम लिख देते हैं, कोई भी M1 और ये M2, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये दूरी XN, N का मतलब N भी फ्रिंज के लिए है, कोई भी हो सकती है, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं फ्रिंज कोई भी हो सकती है। तो ठीक है, अब इसमें देखिए सूत्र कैसे निकालेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या नाम है इसका, AM2S। तो समकोण त्रिभुज AM2S2 से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण कौन है इसमें, S1A, तो S1A का स्क्वायर बराबर S2A का स्क्वायर बराबर S2M2 का स्क्वायर प्लस M2A का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, क्योंकि ये D है टोटल, ये मिड पॉइंट है तो आधी आधी दूरी हो गई, ये dy2 हो गई और ये भी कितनी हो गई, dy2। ठीक है, ये D है, ये मिड पॉइंट है तो आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी, dy2 हो गई। इस समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज़ की है, तो S2A का स्क्वायर बराबर S2M2 का स्क्वायर प्लस M2A का स्क्वायर। अब इसमें S2M2 क्या है, D, कैपिटल D, तो इसकी जगह कैपिटल D का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस M2A, M2 से A तक की डिस्टेंस कितनी है, XN प्लस dy2, या फिलहाल अपन x ले सकते हैं, बाद में n यूज़ कर सकते हैं। तो x प्लस dy2 का होल स्क्वायर हो गया। x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई और dy2 ये हो गई, तो x प्लस dy2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों में पहले तो d स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों पदों में क्या ले लिया, d स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस dy2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब S2A का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, S2A बराबर, स्क्वायर हटा दिया हमने तो इधर अंडर रूट होगा, तो d स्क्वायर का अंडर रूट क्या बन गया, d, और इस पे कितनी घात आ जाएगी, हाफ, तो हाफ घात हो गई इस पे 1 प्लस x प्लस dy2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की घात हाफ हो गई। ठीक है, अब इसको अपन द्विपद प्रमेय प्रसार सूत्र से इसका प्रसार करेंगे। ये हम जानते हैं पहले से क्या होता है द्विपद प्रमेय प्रसार सूत्र। द्विपद प्रमेय प्रसार सूत्र से 1 प्लस x की घात n बराबर 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब चूँकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है d वो बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अगर प्रकाश का व्यतिकरण स्पष्ट रूप से प्रैक्टिकली देखना है तो दोनों स्रोत पास पास होने चाहिए, यानी कि S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, अति निकट होने चाहिए। बहुत दूर अगर छिद्र तुमने कर दिए गत्ते में तो व्यतिकरण स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तरंगों का अध्यारोपण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन दोनों स्रोतों के बीच की डिस्टेंस अत्यंत कम रखी जाती है। इसका मतलब d का मान बहुत कम है तुलनात्मक रूप से किसके, कैपिटल D के। ठीक है, पर्दे की जो दूरी है उसकी तुलना में स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम है। तो दूरी जब कम है तो ये वाला मान जो ऊपर का है x प्लस dy2 का स्क्वायर वो d स्क्वायर की तुलना में अत्यल्प है, तो हम उसकी उच्च घातों को नगण्य मानते हुए प्रसार करेंगे।
उच्च घातों को नगण्य मानते हुए क्या करेंगे, प्रसार। तो यानी कि इस फॉर्मूले को हम अगर यूज़ करते हैं तो केवल कहाँ तक प्रसार करना है, 1 + nx तक। आगे की उच्च घात x की पावर 2 और 3 वाले पदों को नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो केवल कहाँ तक प्रसार करना है, 1 + nx तक। ठीक है, तो 1 + x की पावर n, x की जगह यहाँ पे ये वाला मान है। ठीक है, और n की जगह कितना है, हाफ। ठीक है, तो अब इसका प्रसार करना है हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो n की जगह हमें यूज़ करना है हाफ, और x की जगह हमारा पास ये पूरी वैल्यू है, और हमें केवल 2 पदों तक ही प्रसार करना है। उच्च घातों को क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। तो इसका प्रसार जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो H2A बराबर क्या प्राप्त होगा, D तो हमारा बाहर है ही, और अब ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है इसका हम प्रसार करने जा रहे हैं। तो x की जगह ये हमारा, और n की जगह कितना है, हाफ। तो केवल कहाँ तक प्रसार करना है, 1 + nx तक। तो 1 + n की जगह क्या है, हाफ, और x की जगह ये पूरी वैल्यू है, तो ये ऐसे कैसे रख दो, तो x + dy2 का स्क्वायर अपॉन d²। इसको अभी दे दो समीकरण नंबर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल है, देखो समकोण त्रिभुज, ये इधर वाला छोटा, इसका नाम क्या है, S1M1A। इसमें भी इसी तरह से अपने को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो समकोण त्रिभुज S1M1A से S1M1A थ्योरम लगाओ। कर्ण कौन है, S1A, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण S1A का स्क्वायर बराबर S1M1 का स्क्वायर प्लस M1A का स्क्वायर। अब डायग्राम को देखो, S1M1 डिस्टेंस जो है वो कितनी है, D, कैपिटल D के बराबर। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, D का स्क्वायर प्लस M1A को देखो चित्र में, M1A दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x, और ये डिस्टेंस कितनी है, dy2। तो ये कितनी बची, x में से क्या घटा देंगे, dy2। तो कितनी डिस्टेंस आई, x - dy2 का होल स्क्वायर। अब सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, d² हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों में। तो d² कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से बचा x - dy2 का स्क्वायर अपॉन d² बच गया। ये है S1A का स्क्वायर। तो S1A बराबर क्या आएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो d² का वर्गमूल हो गया d, और 1 प्लस x - dy2 का स्क्वायर अपॉन d² की पावर हो गई 1/2। सेम इसी तरह से, अंतर सिर्फ ये है कि इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस। अब इसी की तरह इसका भी क्या करना है, प्रसार करना है हमें द्विपद प्रमेय प्रसार से। वही n की जगह हाफ और x की जगह ये, और यहाँ तक करना है 1 + nx तक। तो S1A इज इक्वल टू क्या हो गया, D 1 + n की जगह क्या है, हाफ, और x की जगह एज इट इज़ ये पूरा x - dy2 का स्क्वायर अपॉन d² हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो व्यतिकरण होता है वो डिपेंड करता है पथांतर पर, पथ के अंतर पर। तो A बिंदु पर जो हमें फ्रिंज प्राप्त हो रही है, कोई सी भी हो, संपोषी या विनाशी के कारण, तो उनके पथ का अंतर, तो एक किरण कहाँ से चल रही है, S1 से, और एक S2 से। तो S1 से जो तरंग चलेगी उसका पथ हो गया S1A, और S2 से चलेगी उसका पथ हो गया S2A। अब इन दोनों के पथ का अंतर क्या कहलाएगा, पथांतर। तो पथांतर किस निकालना है, इसमें से इसको घटाना है। S2A की वैल्यू ये रही समीकरण 1 में, और S1A ये रहा। तो यहाँ लिखेंगे A पर पहुँचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर। पथांतर को हम डेल्टा से दिखाते हैं।
डिफरेंस है दोनों का, इसलिए पथांतर क्या हो गया, H2A माइनस S1A। H2A में से क्या घटा दो, S1A घटा दो। तो समीकरण 1 और 2 को यूज़ करना है इसमें। तो पथांतर क्या हो गया, पहले H2A की वैल्यू रखो, ये D इंटू 1 प्लस हाफ x प्लस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। H2A की वैल्यू हो गई है, वहाँ लिख दिया हमने। फिर माइनस S1A की वैल्यू लिख दो, तो माइनस D 1 प्लस हाफ x माइनस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो D तो हम कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। अब जो बचेगा 1 प्लस हाफ x प्लस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बचा यहाँ से, और यहाँ से ये माइनस का है, तो माइनस का 1, ये भी माइनस का हो जाएगा, हाफ x माइनस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसमें भी हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2d स्क्वायर दोनों में कॉमन है नीचे, तो ले लो कॉमन। तो d तो ये है ही ऊपर, और दोनों में 2d स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बटे में क्या हो गया 2d स्क्वायर। इधर से क्या बचा, x प्लस dy2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को खोल के लिखो, होल स्क्वायर खोल दो, तो x का स्क्वायर प्लस dy2 का स्क्वायर कितना हो गया, डी स्क्वायर अपॉन 4, और फिर गुणा और दुगना, तो 2x dy2, फिर माइनस, ये माइनस का है, इसका भी होल स्क्वायर खोल के लिख दो, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x और dy2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो दोनों में क्या क्या कट गया, प्लस के और माइनस की जो समान वैल्यू है वो कट गई। इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गया। डी स्क्वायर अपॉन 4 भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। यहाँ से एक्स डी और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स डी और एक्स डी क्या हो गए, डबल एक्स डी। यहाँ से एक डी कट जाएगा, 1/2d, और क्या बच गया 2xd। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पथांतर का फॉर्मूला हुआ xd अपॉन कैपिटल D।